आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में ओम का नियम। ठीक है, तो देखो ओम का नियम समझने से पहले हम लोग विभवांतर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है, क्योंकि अगर विभवांतर नहीं समझ में आएगा तो ओम का नियम रटना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विभवांतर क्या है, तब हम समझेंगे ओम का नियम क्या है। तो देखो विभवांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसके दो डेफिनेशन है, कोई भी एक याद रखने से चलेगा, लेकिन समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी दो वोल्टेज है अपने पास, सपोज एक वोल्टेज वी है और दूसरा वोल्टेज वी भी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी माइनस करेंगे दोनों को, तो जो हमें मिलेगा वैल्यू उसको हम बोलेंगे विभवांतर। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो देखो मैंने लिखा है वी ए बी, यानी जो विभवांतर होगा वी ए बी वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, यानी पहला वाला जो विद्युत विभव है, दूसरा वाला विद्युत विभव, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस। ठीक है, दूसरा यह है कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी चार्जेस को फ्लो कराने में, ठीक है, किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर एक तरह से वर्क भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखाया गया, इसको भी इस फॉर्मूले में किताबों में दिया रहता है। ठीक है, कि जो वी ए बी यानी विभवांतर है वो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, क्या है, वर्क है, और क्यू यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, तो इसके भी बराबर होता है हमारा विभवांतर। तो कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना है और एक रिलेशन दोनों ही याद रखोगे। ठीक है, अब विभवांतर की बात है तो विभवांतर को की इकाई जो है वोल्ट है। ठीक है, और इसको मापते हैं वोल्टामीटर से। ठीक है, तो ये रहा जो है विभवांतर का कहानी। ठीक है, इसी तरह उतार लोगे कॉपी में, फेयर में। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, इसको मापते कैसे हैं। ठीक है, अब आते हैं ओम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओम का नियम एग्जाम में बहुत चांसेस रहता है, इसको मतलब एग्जाम में देता ही है। ठीक है, तो हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम इजीली तरीके से समझेंगे कि ओम का नियम क्या है। देखो यहाँ पे बोला है 1826 में, सबसे पहले ओम ने किसके संबंध में नियम दिया ये हम लोग समझेंगे। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, अभी हमने विभवांतर पढ़ा, ठीक है, तो वैज्ञानिक कह रहे हैं किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का एक नियम द्वारा व्यक्त किया, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो ओम ने विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया। ठीक है, तो सीधा बोल सकते हो 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार, ठीक है, अगर इस नियम को लिखने देगा तो ये लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये नियम कहता क्या है। ठीक है, देखो ये नियम कहता है यदि चालक की भौतिक अवस्था एवं तापक्रम स्थिर हो, ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब समझ रहे हो ना, लंबाई चौड़ाई ये सब अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है, कांस्टेंट रखें, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, ये सब, ठीक है, जो चालक है यानी जो भी कंडक्टर है जो करंट को कैरी करता है, तो अगर उसकी भौतिक अवस्था को हम स्थिर कर दें और तापक्रम को भी स्थिर कर दें, तापक्रम बढ़े घटे ना, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर यानी उन जो ऑब्जेक्ट्स है, जो भौतिक जो चालक है उसमें क्या है, जो विभवांतर होगा, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। अब फिर एक बार बताते हैं, जो भी चालक है अगर उसकी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई चौड़ाई और तापक्रम को स्थिर रखें, तो उस सिरों के बीच का जो विभवांतर यानी जो उस चालक के जो दो विभव होते हैं, अगर दोनों विभव का विभवांतर निकालें तो वो उस विद्युत धारा से समानुपाती होगा। यानी समानुपाती का मतलब क्या है, अगर किसी भी चालक में विभवांतर ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, तो करंट भी ज्यादा होगा। कहते हैं ना हाई वोल्टेज करंट है, यानी वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट भी, शॉक भी उतना ही तेज लगेगा, ठीक है, जितना हाई वोल्टेज रहता है। तो इन्होंने बोला कि जो विभवांतर होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो हम यहां पे बता सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, अतः हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है,
जहां पे V का मतलब है विभवांतर और I का मतलब है विद्युत धारा। तो तुम लोग जानते हो कि विभवांतर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत धारा के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, समानुपाती है। ठीक है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। अब देखो, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसका नाम है आर। ठीक है, और इस आर को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, रेसिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अभी ये एक चीज़ क्या होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखोगे कि जो ओम है, उन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया, और नियम सिंपल क्या दिया कि विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और ये लिखना नहीं भूलोगे। ठीक है, ये दोनों समझ में आया, इसमें सम भी आता है। अब आते हैं प्रतिरोध क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रतिरोध कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अच्छे से, तो वही है प्रतिरोध, कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, यानी प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है, एक गुण है। ठीक है, एक गुण है जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। यानी सपोज ये वायर है हमारे पास, ये वायर है। ठीक है, इसमें क्या है, करंट्स फ्लो कर रहे हैं, सपोज करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके फ्लो में, यानी ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो रुकावट उत्पन्न होगी ना, उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। जैसे तुम लोग को एग्जांपल दिया था मोबाइल का, कि मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट, हाईली 5 वोल्ट और 1 एम्पियर की होती है लगभग। ठीक है, चार्जर जो कनेक्टेड करते हैं उसमें, तो ये लगता कितना है 5 वोल्ट, लेकिन हमारे जो सर्किट में, जो हमारे घर का सर्किट होता है उसमें 220 वोल्ट करंट आता है डीसी का। ठीक है, तो इतना वोल्ट तो वो लेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम एक प्रतिरोध यानी एक रजिस्टर लगाते हैं, इसलिए एडाप्टर का यूज करते हैं, उसमें रजिस्टर लगाते हैं, वो जितना वोल्ट चाहिए उतना ही देता है। तो रेसिस्टेंस भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल है। कहाँ पे रेसिस्टेंस कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, यहाँ पे ये एक बड़ा काम आता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, प्रतिरोध किसी भी चालक का एक गुण है जो चालक में होने वाली धारा प्रवाह को रोक देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम R का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो R का वैल्यू क्या आएगा, V/I। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I होता है। और याद रखना प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। ठीक है, इसको ओमेगा भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को ओम या ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसकी माप ओम मीटर से होती है। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिरोध की निर्भरशीलता, प्रतिरोध की निर्भरशीलता है, 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, की निर्भरशीलता। ठीक है, यानी प्रतिरोध जो है किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, चौड़ाई पर डिपेंड करता है, जिसको हम क्षेत्रफल भी ले सकते हैं। ठीक है, तापक्रम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3 मुख्य है। तो कैसे डिपेंड करता है लिखोगे, हम इसे मैं शॉर्ट में लिखा हूं, तुम किताब कॉपी में लिखोगे तो लिखना है प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई पर, तो क्या होता है, हम लिखेंगे डायरेक्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यहाँ लिखेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और यहाँ लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसे बड़ा में कैसे लिखोगे, लंबाई वाले में, लंबाई वाले में जो है इसको बड़ा में कैसे लिखोगे। तो यहां पे जब लिखोगे प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो पहली बात लंबाई, लंबाई पे कैसे निर्भर करता है, तो कहोगे कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर तार का लंबाई बढ़ाने पर R बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ा देने पर जो है प्रतिरोध बढ़ेगा। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। चौड़ाई या क्षेत्रफल, अगर हम ज्यादा क्षेत्रफल वाला अगर तार लें, ज्यादा चौड़ा तार लें, तो उसमें क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेगा, इनवर्स है ना। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा।
ठीक है। और तापक्रम में क्या है, अगर तापक्रम बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसको ऐसे याद रखो, सपोज एक तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो अगर रोड लंबी है तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और संभावना ज़्यादा है, क्योंकि लंबी रोड है तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, यानी रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात, चौड़ा रोड यानी क्षेत्रफल बड़ा हो, तो अगर देखो हम अगर पतले रोड से जाते हैं तो रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होता है, लेकिन अगर हम हाईवे बहुत बड़ा चौड़ा रोड से जाएं तो जाम नहीं मिलता है, यानी जो है रुकावट कम उत्पन्न होता है। इसीलिए जो है चौड़ा अगर रहेगा वायर अगर चौड़ा रहता है तो रेसिस्टेंस कम होगा, कम, ठीक है। और अगर लंबा रहता है बहुत ही, ठीक है, तो यहाँ होगा ज़्यादा। तो याद रखना, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ये हो गई प्रतिरोध के निर्भरशीलता, याद रखोगे, ठीक है। और एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रतिरोधकता क्या होता है। ये सब जितना मैं बता रहा हूं लिख करके याद कर लेना फेयर में, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है, या प्रतिरोधकता क्या है, किसी भी चालक का एक विशेष गुण है, ठीक है। किताब में इसका डेफिनेशन तुम लोगों को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो एक चालक है, एक कंडक्टर है, इसमें कितना रेसिस्टेंस का पावर है, ठीक है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को दिखाता है प्रतिरोधकता। इसकी इकाई होती है, इसका जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है वो होता है ओम मीटर, याद रखना, ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर या ओमेगा मीटर, ठीक है। ये एक विशिष्ट गुण है जो बताता है क्षमता कि कितना प्रतिरोधकता है, कितना प्रतिरोध करने की क्षमता है उस तार में, ठीक है। उसके बाद आते हैं चालकत्व। चालकत्व प्रतिरोधकता का ठीक उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, पूरा उल्टा होता है। यानी चालकत्व क्या होता है कि ये जो कंडक्टर है इसमें विद्युत प्रवाहित होने का, ठीक है, कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, यानी ये चालकत्व प्रतिरोधकता का उल्टा हुआ। तो इसकी इकाई क्या होगी, ये याद रखना, इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स मीटर, ठीक है, जिसको ओमेगा इनवर्स मीटर भी कहते हैं, जिसको सीमेन भी लिखते हैं, ठीक है, ये तीनों लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई, ये सभी अच्छे से जो है हमें याद रहना चाहिए। समझ में आया? तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे, पहले ही बता देता हूँ। तुम लोग विभवांतर के बारे में याद करोगे, ठीक है, ओम का नियम याद रखोगे, ओम का नियम, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध के बारे में याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का निर्भरशीलता, प्रतिरोध की निर्भरशीलता, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे, प्रतिरोध की निर्भरशीलता के बाद तुम लोग याद रखोगे प्रतिरोधकता, ठीक है। उसके बाद फिर छठा याद करोगे तुम लोग चालकत्व, ठीक है। तो प्रतिरोधकता को जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। सबका इंग्लिश भी याद रखते जाओगे। चालकत्व को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, यानी कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कितनी क्षमता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है, विभवांतर का जितना बताए हैं, पर ओम का नियम, प्रतिरोध की निर्भरशीलता, प्रतिरोधकता, चालकत्व, ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। समझ में आया? किताब में से भी नोट कर सकते हो, यहाँ मैंने जो लिखा है बताया है वहाँ से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग प्रतिरोध जो आया है इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो सम करने में भी आसानी होगा। हालांकि उसमें जब वीडियो बनाएंगे जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें हम बताएंगे। फिलहाल इसमें ये याद रखना हमको कि प्रतिरोध जो है दो तरीके से हम लोग, ठीक है ना, यूज करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है, जिसको हम इसको श्रेणी क्रम कहते हैं और इसको जो है हम संयोजन क्रम कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध को सीरीज और पैरेलल दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये कैसे यूज करेंगे ये हम लोग आने वाली वीडियोस में जब सवाल करेंगे, प्रतिरोध के ऊपर आता है सवाल, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तब तक ये सारा याद कर लेना।